CPU scheduling algorithm. Now guys, today we are discussing about CPU scheduling algorithms. That means the algorithms, the ways, the ideas about the scheduling of the CPU. Scheduling का मतलब बंटवारा, CPU का बंटवारा. In the case of multiple processes, जब भी आपके CPU में मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए डिमांड करती हैं, देन उस पर्टिकुलर केस में आपके CPU का बंटवारा उन मल्टीपल प्रोसेस में किस आधार पर होता है, वही कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. एल्गोरिथम और टेक्निक्स यूज्ड टू शेड्यूल द CPU अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. फर्स्ट CPU scheduling algorithm is FCFS. FCFS full form is first come first serve. हिंदी में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ. सिंपल सा कहने का मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जो प्रोसेस सबसे पहले आपके पास एग्जीक्यूट होने के लिए आई है. ये शेड्यूलिंग का तरीका कहलाएगा आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. सेकंड काइंड ऑफ शेड्यूलिंग इज SJF. फुल फॉर्म इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. हिंदी में कुछ ऐसा, छोटा काम पहले. सिंपल सा कुछ ऐसा समझ सकते हैं. इस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में वो टास्क सबसे पहले परफॉर्म होगा जो टास्क सबसे छोटा होगा. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी डिसाइड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज शॉर्टर. तो प्रोसेस को छोटा या बड़ा डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे उसका एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम, यानी प्रोसेस को रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए जिस समय की, जिस टाइम की डिमांड होती है, वो टाइम उसका कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम. और इसी एग्जीक्यूशन टाइम के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसेस छोटी है और कौन सी प्रोसेस पहले रन होगी. क्योंकि इस शेड्यूलिंग के आधार पर पहले कौन सी प्रोसेस रन होगी जो सबसे छोटी होगी. तीसरा प्रियोरिटी शेड्यूलिंग. प्रियोरिटी का मतलब प्राथमिकता. प्राथमिकता के आधार पर शेड्यूलिंग. चार लोगों, अगर आपके पास चार प्रोसेस एक साथ रन होने के लिए आती हैं, तब आप उनके बीच में प्राथमिकता सेट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप सबसे पहले रन करोगे, इसके बाद दूसरी प्रोसेस को, इसके बाद तीसरी को, इसके बाद चौथी को. इन मल्टीपल प्रोसेस के बीच में आप प्राथमिकता सेट कर सकते हो कि इस प्रोसेस को पहली प्राथमिकता, इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसको चौथी प्राथमिकता दी जाएगी. प्रियोरिटी शेड्यूलिंग के आधार पर सबसे पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी. प्राथमिकता ज्यादा करने का मतलब पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रियोरिटी. जिसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट. देन चौथा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक और शेड्यूलिंग की टेक्निक है. इसके आधार पे सभी प्रोसेसेस को एक निश्चित समय सीमा में समय बांटा जाता है एक क्रम के आधार पे. पहली बार एक राउंड कंप्लीट हुआ, सभी प्रोसेस को एक निश्चित समय सीमा में समय मिला. उस राउंड में जितनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई ठीक है, बाकी दोबारा वही राउंड आपको स्टार्ट करना है. उसी आधार पे जो शेड्यूलिंग होती है, जो प्रोसेस वर्क करते हैं, ये कहलाएगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. तो गाइस, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ. पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप सबसे पहले गेट करोगे, जो प्रोसेस आपके पास सबसे पहले आएगी. SJF में छोटा काम पहले. प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में प्राथमिकता के आधार पे और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन टेक्निक के आधार पे. कहने का मतलब सभी प्रोसेस को एक निश्चित समय सीमा क्रम के आधार पे मिले. अब देखते हैं सबसे पहले FCFS शेड्यूलिंग के लिए एग्जाम्पल. फर्स्ट FCFS, ये सिंपल सा क्वेश्चन.
These are 4 processes P1, P2, P3 and P4 और ये है इनका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। P1 को 5 नैनोसेकंड चाहिए, नैनोसेकंड में नहीं नोट करोगे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम को। P2 को 6 नैनोसेकंड, P3 को 3 नैनोसेकंड एंड P4 को 7 नैनोसेकंड। तो गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे सबसे पहले आपको कौन सी प्रोसेस मिल रही है? P1। तो सबसे पहले कौन सी रन होगी? ये जेंट चार्ट बनाया, चार्ट बना रहे हैं प्रोसेस को, प्रोसेस के फ्लो को, प्रोसेस की वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑलवेज स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। देन सबसे पहले P1 रन हुई, P1 रन हुई, कितना टाइम लिया? 5 नैनोसेकंड, तो 0 to 5 नैनोसेकंड गया। सेकंड P2 सीक्वेंस के आधार पे, दूसरी कौन सी? P2, तो 5 से स्टार्ट हुई P2 और 6 नैनोसेकंड लिया, तो 5 + 6 कितना हो गया? 11। P2 11 पे एंड हो गई। देन अगेन P3 की बारी आई, 3 नैनोसेकंड, 11 से 3 नैनोसेकंड लिया, 14 तक गया, P3 भी कंप्लीट हुआ। देन P4 7 नैनोसेकंड, 14 से लेके 7 नैनोसेकंड लिया और 21। ये बना जेंट चार्ट। जेंट चार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस की फ्लो कैसी होगी, इनकी वर्किंग कैसे होगी। अब इसी के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम एंड दैट वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम कहने का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेके उसके कंप्लीट होने के बीच में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है? आपका टर्न अराउंड टाइम। तो गाइस हर प्रोसेस स्टार्ट कहां से हो रही है? स्टार्ट कहां से होना था? 0 से। सीक्वेंस के आधार पर उसको टाइम नहीं मिला, दैट्स अनदर मैटर, बट हर प्रोसेस की स्टार्टिंग हम कहां से मानेंगे? 0 से। तो फर्स्ट पहली प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम, फर्स्ट प्रोसेस के लिए P1 का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम फॉर P1। तो P1 स्टार्ट कहां से मानते हैं? 0 से। एंड कहां पे हुई? 5 पे। तो एंड माइनस स्टार्ट, तो 5 - 0, तो ये प्रोसेस का टाइम टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 5। देन P2 का, P2 एंड कहां पे हुई है? 11 पे। स्टार्ट कहां से मानेंगे? 0 से। देन 11 - 0। देन P3 एंड कहां पे हुई है? 14 पे। स्टार्ट कहां से? 0 से। देन 14। देन P4 एंड कहां पे हुई है? 21 पे। स्टार्ट कहां से मानेंगे? 0 से। ये हुआ 21। तो P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम 5, P2 का 11, P3 का 14 एंड P4 का 21। नाउ कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए इन चारों के टर्न अराउंड टाइम को टोटल करिए और 4 से डिवाइड करिए, बिकॉज एवरेज का यही फार्मूला है, टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल करिए पूरे एलिमेंट्स का, 5 + 11 + 14 + 21 और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया गाइस आपका टर्न अराउंड टाइम। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। किसी भी प्रोसेस को जितना टाइम वेट करना पड़ा वो क्या कहलाता है? उसका वेटिंग टाइम। तो फर्स्ट P1 का वेटिंग टाइम, P1 को कितना वेट करना पड़ा? 0 से ही तुरंत स्टार्ट हो गई, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हुआ? 0। देन P2 को कितना वेट करना पड़ा? 7 - 5 हुआ 6। देन P3 को 14 - 11। यहां तक वेट किया ना इसने, कहां से? इस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये क्या हुआ? इसका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या हुआ? यहां से 0 से लेके इस पर्टिकुलर पोजीशन तक, 14 से 11 तक ये एग्जीक्यूट हुआ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन तक 11 तक इसने वेट किया है, तो 11 - 0, तो यहां से 11 क्या हुआ? इसका वेटिंग टाइम। ओके, इसी के अकॉर्डिंग इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। फर्स्ट P1 के केस में वेटिंग टाइम क्या हुआ? 0। P2 के केस में अपना वेटिंग टाइम हमको कितना वेट करना पड़ा? 5। P3 के केस में वेटिंग टाइम कितना हुआ?
11 और वहीं P4 के केस में वेटिंग टाइम कितना हुआ 40। तो P1 के केस में सिंपल सा फर्स्ट P1 के केस में वेटिंग टाइम कितना हुआ आपका 0। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम में डायरेक्टली आप बर्स्ट टाइम को भी माइनस कर दोगे तो आपका वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी एक तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेटिंग टाइम अगर आपको देखना है तो टोटल जितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, और जितना टाइम आपने वेट किया, ये अगर इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, वेटिंग टाइम को माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या आना चाहिए बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम में माइनस करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम आएगा। सिंपल सा कुछ ऐसा कहने का मतलब आपने यहाँ पे P1 के केस में टर्न अराउंड टाइम कितना लिया 5। P1 को एग्जीक्यूट होने से स्टार्ट से एंड तक टाइम कितना लगा 5 और P1 का वेटिंग टाइम आपने कितना लिया है 0। तो अगर आप 5 माइनस 0 करोगे तो आपका बर्स्ट टाइम कितना आता है 5। या फिर इसको अदर कुछ ऐसा समझ सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम में अगर हम बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा वेटिंग टाइम। ध्यान से कुछ ऐसा, यानी टर्न अराउंड टाइम में अगर हम किसको माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम को तो हमको क्या मिल जाएगा वेटिंग टाइम। चलो करके देखते हैं दूसरे केस में। अब P2 पे आइए, P2 का हमको टर्न अराउंड टाइम कितना मिला है 11 और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है बर्स्ट टाइम 6। तो यहाँ पे आप 11 माइनस 6 करोगे तो ये टाइम क्या मिलेगा 5। यहाँ से भी हमने देखा ये वैल्यू क्या मिली हमको 5। अब P3 के केस में, P4 के केस में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। P3 के केस में आइए, P3 के केस में कितना मिला था 40 टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम कितना है 3। तो वेटिंग टाइम कितना आया 11। सिंपल सा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन P4 और P4 के केस में आते हैं 21, ये टाइम कितना है 7। तो ये टाइम कितना आया 14। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, अगर इन चारों का टोटल करिए 0 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 14 और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दो तरीके हैं गाइस, या तो डायरेक्टली आप जेड चार्ट के थ्रू देख सकते हो वेटिंग टाइम। P1 यहीं से स्टार्ट हुआ तो वेटिंग टाइम 0। P2 स्टार्ट होने के लिए 5 नैनोसेकंड लिया तो 5। P3 स्टार्ट होने के लिए 11 से हुआ तो 11। P4 स्टार्ट होने के लिए 14 से लिया तो 14। या तो इस तरीके से देखिए या फिर इस फॉर्मूले का यूज करिए, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इक्वल टू वेटिंग टाइम। इन दोनों तरीके का यूज करके आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। यह कॉन्सेप्ट हुआ FCFS। देन SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। चारों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम, सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है P3 का। सबसे पहले कौन सी रन होगी P3 0 to 3। इसके बाद किसका नंबर आता है P1 का। P1 हुआ 3 to 5 नैनोसेकंड, तो 3 to 8 हो गया। इसके बाद नंबर आता है किसका P2 का। तो P2 आइए 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। देन इसके बाद किसकी बारी आती है आपकी P4 की, ये हो गया 20। ये गाइस क्या बना अपना जेन चार्ट। इसके अकॉर्डिंग SJF के अकॉर्डिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब कैलकुलेट करिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम। 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट P3 का 3 माइनस 0 कितना हुआ 3। देन P1 का 8 माइनस 0 ये भी हुआ 8। देन P2 का 14 माइनस 0 ये हुआ 14। देन P4 का 21 माइनस 0 ये हुआ 21। एवरेज निकालना है, चारों का टोटल करिए 3 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारा क्या एवरेज टर्न अराउंड टाइम अकॉर्डिंग टू SJF। देन एवरेज वेटिंग टाइम पे आइए। एवरेज वेटिंग टाइम फर्स्टली फॉर P3 का वेटिंग टाइम कितना हुआ 0। देन P1 का क्या निकाल रहे हो टर्न अराउंड टाइम कितना आया आपके पास 8 और P1 का हमारे पास बर्स्ट टाइम कितना है 5। 8 माइनस 5 तो डायरेक्टली यहाँ से कितना आ गया 3।
देन इसके बाद P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 14 और P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 6, तो 14 माइनस 6 तो यहाँ पे कितना आया 8। देन नेक्स्ट P4 की बारी आई। P4 का टर्न अराउंड टाइम है 21, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है 7, तो 21 माइनस 7 तो ये हुआ 14। एवरेज निकालिए 0 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आपका क्या एवरेज वेटिंग टाइम। एसडीएफ के आधार पर ये जेड चार्ट, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम और ये आ गया एवरेज आपका वेटिंग टाइम। कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग फर्स्टली प्रायोरिटी फर्स्ट चेक करिए, दोनों की प्रायोरिटी सेम होने पर बर्स्ट टाइम चेक करिए एसडीएफ कॉन्सेप्ट, और अगर बर्स्ट टाइम भी सेम होता है तो एफसीएफएस कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे। देन दोनों की प्रायोरिटी 1 है, सेम है, तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे एसडीएफ दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब इज P1, देन P1 0 to 5 that's P1, then again P4 because here priority of P4 is 1, then 5 to 7, 5 plus 7 कितना हुआ 12। देन सेकंड प्रायोरिटी के लिए एसडीएफ के अकॉर्डिंग P3 15 3 नैनोसेकंड, देन P2 6 20, that's Gantt chart according to priority scheduling। Then turnaround time for P1 5 minus 0, for P4 12 minus 0, for P3 15 minus 0, then for P2 21 minus 0, then average 5 plus 12 plus 15 plus 21 divided by 4, that's average turn around time। Then for average waiting time firstly waiting time of P1, the waiting time of P1 is 0, then the P4, the turnaround time of P4 is 12 and their burst time is 7, then 12 minus 7, then 12 minus 7 is 5, then P3 turnaround time is 15, then burst time is 3, then 15 minus 3 is 12, then last P2 turnaround time is 21, then burst time is 6, 21 minus 6 is 15, then calculate average of them 0 plus 5 plus 12 plus 15 divided by 4, that's the average waiting time according to priority scheduling। तो गाइस हमने 3 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट एफसीएफएस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट, सेकंड एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। इन द केस ऑफ दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होती है तो एसजेएफ फॉलो करोगे। देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम भी सेम होता है तो आप एफसीएफएस के अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटी सेट करोगे। एफसीएफएस के अकॉर्डिंग उनको आप सीक्वेंस प्रोवाइड करोगे। देन लास्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा।